चलिए, तो टॉर्क बेसिकली इज नथिंग बट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. तो टॉर्क इज नथिंग बट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. इट्स एबिलिटी ऑफ फोर्स टू टर्न ऑब्जेक्ट. टर्न ऑब्जेक्ट मीन्स प्रोवाइडिंग एंगुलर एक्सेलरेशन. सेकंड अगर टॉर्क के बारे में कहूं तो जैसे ट्रांसलेशन में F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता था, वैसा ही एनालॉगस टू फोर्स यहां पे रोटेशन में क्या हो जाएगा, टॉर्क. ठीक, ये जो मैंने साइन बनाया इसको हम पढ़ते हैं टाउ. पता ही होगा वैसे तुम्हें, TOU, टाउ. टाउ इज इक्वल टू मास का एनालॉगस, मास इनर्शिया था वहां पे ट्रांसलेशन में. इनर्शिया को आपको वकार सर ने काफी अच्छे से समझा के बताया था. वैसे यहां पे हमारा इनर्शिया तो बहुत आसान है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो जैसा वहां m था वैसा यहां I है. वहां पे एक्सेलरेशन था, यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन है. तो ये हुआ टॉर्क. टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा. और देखते हैं ये कैसी क्वांटिटी है. इट्स ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. इट्स अ एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी. देखो, अगर आपसे कोई पूछे स्केलर है वेक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है इसको कहोगे वेक्टर है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का वेक्टर है. इस वेक्टर की क्या खासियत है, द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसीलिए इसको हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी. तो टॉर्क है क्या, इट्स टर्निंग इफेक्ट. भाई रोटेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट टर्न होता है. टर्न करने के लिए हमें जो उसमें फोर्स लगाना पड़ता है, जो उसको घुमाना पड़ता है, उसी चीज को हम टॉर्क कहते हैं फिजिकल सेंस में. टॉर्क का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो जैसे F इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकंड लॉ से आया था, वैसे ही सेम एनालॉगस कि अगर टॉर्क अगर आपने किसी बॉडी में लगाया है तो उस बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अल्फा, वो एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा. डायरेक्टली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट, इसका जो वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क है, अब मैंने कहा ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसका एक वेक्टर फॉर्म भी होना चाहिए. द वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस F. ठीक, R क्रॉस F कैसे आया, देखो जरा एक बार इसको. फॉर एग्जाम्पल ये एक रॉड है, ये इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है और ये किस में पड़ी हुई, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे. ठीक, तो यहां पे दो टर्म आ रहे हैं टॉर्क के अंदर, एक तो फोर्स आ रहा है और एक आर आ रहा है. ऑब्वियसली फोर्स ही रीजन है हर चीज करवाने का. फोर्स ही एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, फोर्स ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा था, और फोर्स ही जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. यानी फोर्स इज एवरीथिंग. फोर्स लगाएंगे तभी कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तभी बॉडी के मोशन में चेंज आएगा. ये रॉड है बिल्कुल अभी रखी हुई है स्टेशनरी. ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब ये वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली रखी हुई है किसी पॉइंट पे. अब मैंने अगर यहाँ पे फोर्स लगाया, अगर मैं फोर्स लगाऊं, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रखा, लेकिन बस फोर्स की पोजीशन चेंज करते गया. एक बार फोर्स मैंने बिल्कुल एंड पे लगाया, ये F फोर्स, तो इस बॉडी के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा. ठीक, अब वही फोर्स अगली बार मैंने इसके बीच में लगाया, सेम मैग्नीट्यूड, सेम लेंथ, सेम डायरेक्शन, अभी भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. वही फोर्स बिल्कुल मैं इसके नीचे लगाऊं तो सेम फोर्स है, सेम लेंथ है, सेम डायरेक्शन है, लेकिन इन तीनों केस में आप खुद ही बताओ रॉड की टर्निंग सबसे ज्यादा कब होगी, रॉड को कौन सा फोर्स सबसे इजीली टर्न कर पाएगा. ऑब्वियस सी बात है, आपको यहां दिख रहा होगा, जितना आप हिंज से दूर फोर्स लगाओगे, ये फोर्स पास में है, जितना आप हिंज से दूर फोर्स लगाओगे, जितना आप हिंज से दूर फोर्स लगाओगे, उतना ही उसकी टर्न करने की एबिलिटी बढ़ जाती है. यानी टर्निंग इफेक्ट इंक्रीजेस एज द डिस्टेंस ऑफ फोर्स, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इंक्रीजेस. इसी चीज को दिखाने के लिए, इसीलिए जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जो टर्न प्रोड्यूस होता है किसी बॉडी के अंदर, वो टर्निंग इफेक्ट डिपेंड फोर्स पे तो करता ही है, लेकिन फोर्स के साथ साथ आर पे भी डिपेंड करता है. और ये आर होता क्या है, आर इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किस पॉइंट पे अपने फोर्स को अप्लाई किया है, एंड हिंज. हिंज से जितना दूर आप फोर्स को अप्लाई करोगे, उतना ही उस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होगा.
टर्निंग इफेक्ट। ठीक, लेकिन अब दूसरी बात ये आ रही, चलो ठीक है, फिर तो ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए था, फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट क्यों है? सिंपल R इंटू एफ कर देते। इसका रीजन ये है, अब मैं आपको फिर से एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं। वही रॉड ली हमने, वही हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है। अब मैंने आपको बताया कि जितना आप फोर्स को दूर लगाओगे उतना ही उसका टर्निंग इफेक्ट बढ़ेगा। बिल्कुल सही। तो इस वाले केस में सबसे ज्यादा जो दूर फोर्स लगाया था मैंने वो यहां पे लगाया था, यानी अगर मैं एंड पे लगाऊं फोर्स तो इसका टर्निंग इफेक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखो, लेकिन फोर्स एंड पे भी मैं लगाऊंगा और अब देखो इसका टर्निंग इफेक्ट जीरो भी हो जाएगा। यानी सिर्फ फोर्स की दूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्स का ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट आता है। ओरिएंटेशन कैसे देखो, अगर ये फोर्स में परपेंडिकुलर लगाने के बजाय अगर मैं फोर्स इस तरह से लगा देता, बिल्कुल सेम लेंथ का फोर्स है, सेम मैग्नीट्यूड का, तो तुम खुद ही बताओ क्या ये जो ऊपर वाला फोर्स है क्या इस रॉड को ये टर्न करता? बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि इस केस में आपने फोर्स को लगाया तो दूर है, नो प्रॉब्लम, लेकिन फोर्स का ओरिएंटेशन ऐसा है कि फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है वो आ ही नहीं रहा है, फोर्स इज नॉट एबल टू टर्न द ऑब्जेक्ट। यही नहीं, अगर इस फोर्स को मैं एक दूसरी डायरेक्शन में लगा दूं, इस तरह से लगा दूं, तो अभी भी टर्निंग इफेक्ट आएगा, लेकिन जितना पहले परपेंडिकुलर बिल्कुल फोर्स का आ रहा था उतना इसका टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। यानी फोर्स के ओरिएंटेशन पे भी टर्निंग इफेक्ट पे फर्क पड़ता है कि बॉडी कितने एक्सेलरेशन से टर्न करेगी, कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा टर्न करने का, वो डिपेंड करता है फोर्स पे, फोर्स की डिस्टेंस पे और फोर्स के ओरिएंटेशन पे। इन तीनों चीजों को एक साथ लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? R क्रॉस F, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट आया। अब क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ओरिएंटेशन कैसे आएगा ये तो आपको पता ही, जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आता है? R इंटू एफ इंटू साइन थीटा, वो जो थीटा है उस थीटा के अंदर F का ओरिएंटेशन आ जाता है। तो इसीलिए काम की बात आपको बस इतनी ध्यान रखनी है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म विल बी नथिंग बट R क्रॉस F। तो हमने समझ लिया कि किसी बॉडी के अंदर जो टर्न प्रोड्यूस होता है वो फोर्स होता है, फोर्स का ओरिएंटेशन और फोर्स की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इसी चीज को अगर मैं थोड़ा ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ R मैग्नीट्यूड ऑफ F इंटू कॉस, नहीं इस बार क्या हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट में होता है साइन थीटा। और याद रहे ये मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा भी लिखेंगे क्योंकि साइन थीटा कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मैग्नीट्यूड शुड बी पॉजिटिव, इसलिए मैंने यहां पे भी मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब यहीं पे ये जो टर्म है R और साइन थीटा, इन दोनों को अगर मैं क्लब कर दूं तो ये टर्म बन जाता है R साइन थीटा इंटू एफ, या इसको कभी कभी हम लिख देते हैं R परपेंडिकुलर इंटू एफ। ये जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी यूजफुल होगा, हम आगे देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। R परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of hinge from line of action of force। मतलब ये R परपेंडिकुलर क्या है? दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज नॉट R, दिस इज R का कंपोनेंट, क्योंकि ये R नहीं है, ये R साइन थीटा है। इसको मैंने एक नया नाम दे दिया R परपेंडिकुलर। R परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसकी? एक पॉइंट की। कौन सा पॉइंट? हिंज। तो हिंज की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? फोर्स से। फोर्स के पॉइंट से नहीं, फोर्स की लाइन से, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वहां से डिस्टेंस नहीं, उस पूरे फोर्स को अगर मैं स्ट्रेच कर दूं एक लाइन की तरह तो उस लाइन से हिंज की डिस्टेंस इज कॉल्ड एज R परपेंडिकुलर। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी सॉल्व करते हैं, अब इसके क्वेश्चन करना चालू करते हैं। तो टॉर्क
में आपने पहला फॉर्मूला पढ़ा कि टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। दूसरा टॉर्क इज इक्वल टू, इसी को हमने रीराइट कर दिया था, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। और तीसरा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। इन तीनों का यूज करना है अलग अलग चीजों में। तो जब भी आपसे कोई टॉर्क पूछे तो टॉर्क का तुरंत आपके दिमाग में आ जाती है इट्स टर्निंग इफेक्ट, इट प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन एंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क कैन बी रिटन इन 3 फॉर्मूलाज। अगर एंगुलर मोमेंटम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है और अल्फा दे रखा है तो टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू ए की तरह लिख सकते हैं। वैसे ही r क्रॉस एफ एंड r परपेंडिकुलर इनटू एफ। क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड टॉर्क produced due to all the forces as shown। आपको एक ये व्हील गिवन है, ये व्हील का सेंटर है। अब ये सेंटर पे इस पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है इस तरह से, लेट अस कॉल दिस एज F1। इसकी रेडियस आपको दे रखी है R। एक फोर्स लग रहा है F2। एक फोर्स लग रहा है F3। और ये जो सेंटर है, इस सेंटर के अबाउट व्हील इज हिंज्ड, दिस इज हिंज। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आपसे टॉर्क पूछा जाएगा तो आपको वो बता देंगे किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा गया है। अगर नहीं बताया है तो ये अंडरस्टूड है कि वो हिंज के अबाउट पूछ रहे हैं। हिंज के अबाउट ही टॉर्क बताने का मतलब है, क्योंकि हिंज के अबाउट ही तो बॉडी घूमेगी, उसी के अबाउट तो टर्निंग इफेक्ट निकाला जाता है। या फिर अगर बाद में हम देखेंगे जब हम रोलिंग मोशन करेंगे तब तो बॉडी घूमती भी है लेकिन बॉडी फिक्स भी नहीं है, देन वी चूज दैट पॉइंट नॉट एज अ हिंज बट एज सेंटर ऑफ मास। तो 2 ही पॉइंट हैं जिनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब जिनके अबाउट टॉर्क निकालना हमें सीखना है, या तो हिंज या सेंटर ऑफ मास। या वो कोई अगर एक्स्ट्रा पॉइंट दे दे तो भी हम निकाल सकते हैं, दैट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो निकालते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तीनों फोर्स दे दिए हैं, तीनों इस तरह से, तो इन तीनों में क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं क्योंकि कोई वेक्टर एक्सप्रेशन गिवन नहीं है। आई अल्फा वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं गिवन है, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं गिवन है। तो मुझे क्या निकालना है, सिर्फ यहाँ पे थर्ड वाले फॉर्मूले का यूज करना है, आर परपेंडिकुलर निकालना है, इनटू एफ कर देना है। अब एफ तो गिवन है, तो मुझे सिर्फ क्या सीखना है, यहाँ पे आर परपेंडिकुलर क्या होता है। आर परपेंडिकुलर वॉज नथिंग बट, याद करो इसको हमने ओपन किया था तो ये आर साइन थीटा एफ बन गया था। आर परपेंडिकुलर क्या था, सिंपली आर साइन थीटा। ये इसको मैंने क्या लिखा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ हिंज फ्रॉम फोर्स। ठीक, हिंज की फोर्स की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आर परपेंडिकुलर। तो निकालते हैं। इस केस में अगर मुझे लिखना है टॉर्क ड्यू टू 1 विल बी आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। ये मेरी हिंज है, इस हिंज से मुझे इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखनी है। तो पहला काम क्या करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखने के लिए पहले ये जो फोर्स की लाइन गिवन है इसको लाइन की तरह एक्सटेंड कर दो। ठीक, अब ये एक लाइन है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों को इस पॉइंट से इस लाइन को पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो पहली स्टेप क्या हुई, जो भी फोर्स है उसको एक्सटेंड कर दिया लाइन की तरह, और उसके बाद दूसरी स्टेप क्या हुई, उस हिंज से उस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब ये तो क्लियरली दिख रहा है क्योंकि ये तो हिंज, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल यहां से पैरेलल टू दिस है, तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो इसकी रेडियस ही होगी। यानी इस केस में R1 परपेंडिकुलर इज नथिंग बट रेडियस। तो टॉर्क ड्यू टू 1
फोर्स 1 विल बी फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, जो कि इस केस में कितना है, एफ इंटू आर। ये करना है। तो तुम्हें बस क्या देखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, फोर्स की लाइन, फोर्स को एक्सटेंड कर दो, लाइन मिल जाएगी, उस लाइन पे हिंज से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, उसकी डिस्टेंस देख लो। ठीक, अब लेट्स गो टू F2। अब F2 जो है, अगर मैं इसकी लाइन को एक्सटेंड कर दूं इधर पीछे भी और आगे भी, तो ये जो लाइन है ये तो इस पॉइंट से ही पास कर गई। अगर कोई लाइन, सोचो ये अगर एक लाइन है, ये हिंज है, ये हिंज थी, ये लाइन थी, और ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। अब इमेजिन करो, अगर ये डिस्टेंस अगर मैं कम करते जाऊं तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी, और कम करते जाऊं ऐसे आ जाएगी, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो डिस्टेंस 0 हो जाएगी, यानी वो लाइन उस हिंज से पास कर जाएगी। यानी अगर कोई लाइन हिंज से पास कर रही है, यानी उसके लिए आर परपेंडिकुलर क्या हुआ, 0। अगर आर परपेंडिकुलर 0 हुआ तो टॉर्क भी क्या हुआ, 0, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। तो ये बात नोट करने वाली भी है, क्या कि इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through the hinge, then the torque produced by this force will be 0. Why? तुम खुद ही देख सकते हो यार, मुझे इस पहिए को घुमाना है। अगर इस पहिए को मुझे घुमाना है और अगर मैं बिल्कुल इस तरह से फोर्स लगाऊं कि ये इसको सेंटर से पास कर जाए, तो क्या ये पहिया घूमेगा? बिल्कुल नहीं घूमेगा। इस पहिए को अगर घुमाना है तो या तो मैं इसको थोड़ा सा सेंटर से इधर घुमाऊं या सेंटर से थोड़ा नीचे लगाऊं, बट मेरी जो फोर्स है वो सेंटर से पास नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि तभी वो डी आएगा और तभी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो एक ये नोट लिखने वाली बात और है, यहां पे हम नोट लिखेंगे, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through hinge, then torque produced by it will be 0. ये ध्यान रखना। इससे क्या फायदा होगा, एग्जाम में अगर आपको 2-3 फोर्सेस गिवन है, पहले ही चेक कर लो कौन सा फोर्स सेंटर से पास कर रहा है। जो सेंटर से पास कर रहे होंगे उनका टॉर्क तो वैसे ही नहीं लिखना है, क्योंकि उनका 0 हो जाएगा। अब लेट्स गो टू द थर्ड फोर्स, टॉर्क 3। तो थर्ड फोर्स में देखते हैं, अगेन इस फोर्स को एक्सटेंड करो। अब ये फोर्स इस पॉइंट से पास कर रहा है, हाँ, ये पॉइंट की डिस्टेंस उससे देनी पड़ेगी। जैसे इस केस में सपोज दिस डिस्टेंस इज r/2, तो r/2 इसको एक्सटेंड किया, ये लाइन हो गई, ये हिंज हो गई, तो लाइन से हिंज की परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी r/2। तो कितना हो जाएगा ये, सिंपली F3 इंटू r/2। तो ये हुआ टॉर्क का मैग्नीट्यूड। टोटल टॉर्क लिख देंगे, तीनों का टॉर्क लिख दिया, टोटल टॉर्क लिख देंगे, टाउ नेट विल बी इक्वल टू आई, अगर पता होगा तो मुझे अल्फा मिल जाएगा। अच्छा, एक और बात, हमने ये देखा है कि ये टॉर्क की डायरेक्शन भी होती है, और डायरेक्शन देखना बहुत आसान है क्योंकि ये एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सियल वेक्टर का क्या फायदा होगा, या तो ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा ये, या ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। यानी जो भी आपने फोर्स लगाया उस फोर्स के कारण आप देख लो कि कौन से सेंस में इसका रोटेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखूं F1 फोर्स, ये अगर हिंज है, इसमें अगर आप ये अगर व्हील है और ऐसे फोर्स लगाया तो व्हील इसी तरह से रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा, तो टॉर्क के आगे आप ऐसा एक साइन बना दो। काउंटर क्लॉकवाइज देखने की जरूरत ही नहीं है, जैसा साइन वहां पे वैसा बना दो यहां। अच्छा, ये तो रोटेट करवा नहीं रहा था, ये वाला इसके अबाउट कैसे रोटेट करेगा, अगर आपने यहां से फोर्स लगाया सो इट विल टेंड टू रोटेट इन ऑपोजिट सेंस, यानी ये दोनों ऐड नहीं होंगे, एक्चुअली में ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि एक फोर्स इधर घुमाना चाह रहा है, एक फोर्स उधर घुमाना चाह रहा है, तो जो बड़ा होगा उधर नेट आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो आपने यहां पे लिखा था बस अपोजिट सेंस बना दो, ये नीचे की तरफ बना है उसको ऊपर की तरफ बना दो, और जब आप ऐड करोगे तो ये पता चल जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो नेट विल बी दिस माइनस दिस। तो काम की बात समझ में आई। टॉर्क लिखने के लिए क्या करना है, फोर्स को पकड़ना है, उससे लाइन बनानी है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखनी है और मल्टीप्लाई कर देना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फोर्स से, तो टॉर्क मिल जाएगा। ऐसे सबका टॉर्क लिखना है, लेकिन टॉर्क लिखते टाइम फिर इनकी सेंस भी देखनी है, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। चलिए
एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। तो पूछा है फाइंड टॉर्क ऑन 2 kg मास अबाउट ओरिजिन। अबाउट ओरिजिन बोल दिया, ठीक। अब देखो इस केस में हल्का सा देखते ही आपको आइडिया पता चल जाना चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर एक्सप्रेशन में गिवन है, यहाँ पे भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मतलब इस पार्टिकल के क्या गिवन है, आर वेक्टर गिवन है। तो जब आपको वेक्टर एक्सप्रेशन दे रखा है और आपसे अगर टॉर्क पूछा है तो वी हैव नो चॉइस बट वी हैव टू गो फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट। तो कैलकुलेट करते हैं टॉर्क को। कैसे कैलकुलेट करना है, टॉर्क विल बी इक्वल टू आर, ये ध्यान रखना पहले क्या आया है, पहले आर आएगा फिर उसके बाद आर क्रॉस एफ। तो लिख देते हैं आर वेक्टर क्या होगा इसके लिए, क्योंकि ये अबाउट सेंटर अबाउट ओरिजिन पूछ रहा था तो यही मेरा आर वेक्टर हो जाएगा जो उसका पोजीशन वेक्टर है, दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप, ये आर वेक्टर हुआ पोजीशन वेक्टर, क्रॉस एफ वेक्टर। एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, i माइनस जे। बस इस एक्सप्रेशन का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का और आंसर आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका भी मुझे आपको लगता है कि एक बार बता देना चाहिए, वैसे आपको पता है। सबसे पहले क्या करो, एक ऐसा डिटर्मिनेंट बनाओ, i, j और k लिखो। उसके बाद पहले वाले एक्सप्रेशंस के यहाँ पे नीचे लिख दो। जैसे पहले वाले में 3, i के नीचे 3 लिखा, j के नीचे 4 लिखा, k के नीचे कुछ भी नहीं गिवन है तो 0 लिखा, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ ना, i के 3i प्लस 4j प्लस 0k, तो 0 आएगा। वैसे ही दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1, और क्योंकि तीसरा एक्सप्रेशन गिवन नहीं है तो 0। डिटर्मिनेंट लिख लिया। अब इसको ओपन कर देंगे। कैसे ओपन करेंगे, i के वॉट ओपन करेंगे तो i इंटू आई वाली कॉलम और i वाली रो, इसको छोड़ के ये जो दो टर्म है, प्राइमरी डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, यानी 4 इंटू 0 प्राइमरी डायगोनल के अलॉन्ग जो एलिमेंट्स इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सेकेंडरी डायगोनल के अलॉन्ग जो एलिमेंट्स इनको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, ये चीज़ तो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि दोनों तरफ ही 0 है। वैसे ही अब ध्यान रखो, ऐसा आपने आई के लिए किया वैसे जे के लिए करेंगे, लेकिन जो बीच वाला है उसमें ध्यान रखना है कि उसमें प्लस नहीं, उसमें माइनस करके करते हैं। ये स्टैंडर्ड मेथड है कि पहला वाला टर्म प्लस के साथ, दूसरा माइनस के साथ, तीसरा फिर प्लस के साथ। तो क्या हो जाएगा इस केस में, माइनस जे। अब जे में भी वही करना है, जे की कॉलम और जे की रो को छोड़ के जो बाकी 4 एलिमेंट बचे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0, 1 इंटू 0 तो वो भी 0 होना है, प्लस। अब तीसरा और लिखें, तीसरे में फिर से प्लस आ रहा है, आई के साथ प्लस, जे के साथ माइनस, के साथ फिर से प्लस। के में भी वही करना है, के का कॉलम और के की रो छोड़ के ये जो बाकी 4 टर्म इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्लियरली हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूँ तो क्या है, प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स 3 इंटू माइनस 1, यानी कितना आया, -3, माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट 4 इंटू 1, तो 4। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करके देखूं, फाइनल आंसर विल बी ओनली -7 की। इजी है, कोई मुश्किल हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। तो क्या किया हमने, फोर्स वेक्टर
गिवन था, अगेन क्या निकालना, क्या सिर्फ ये आर वेक्टर। ठीक, अब इसमें देखो कभी कभी चेंज आ सकता है, एग्जाम में कैसा चेंज आ सकता है। देखो अगर इसमें पूछे फाइंड टॉर्क ऑन 2 kg अबाउट ओरिजिन, नहीं पूछे, पूछे अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट ए हुज कोऑर्डिनेट इज 1,0, यानी वो ओरिजिन के अबाउट नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है इसी टॉर्क का टर्निंग इफेक्ट बताओ अबाउट सम पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट कितना है 1,0। अगर मुझे इस पॉइंट के अबाउट इस 4 का टॉर्क निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, अब मेरा आर वेक्टर ओरिजिन से क्यों आएगा, अब तो आर वेक्टर मेरा इस पॉइंट से, क्योंकि हिंज तो ये हो गई ना, अब तो जो मेरा आर वेक्टर आएगा वो नहीं होगा, वो दिस विल बी माई आर वेक्टर। नाउ अब ये आर वेक्टर लिखने के लिए क्या करें, कुछ नहीं करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, दिस पोजीशन वेक्टर माइनस दिस पोजीशन, भाई ये वाला आर वेक्टर क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये लिखेंगे ना। सो दिस आर वेक्टर इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन, जो कि कितनी थी पोजीशन वेक्टर 3i + 4j। भाई पहले ओरिजिन था तो -0 कर दिया था तो वही आर वेक्टर हो गया था, लेकिन अब ओरिजिन नहीं है, अब ये है तो -0 नहीं, अब इसके कोऑर्डिनेट जिस भी हिंज के अबाउट, हिंज के कोऑर्डिनेट घटा दो, दैट इज i कैप माइनस i कैप प्लस 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे आर वेक्टर कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप। बस अब वही करना है, आर वेक्टर की जगह ये वाला एक्सप्रेशन रख देना है इस वाले फॉर्मूले में, 3i + 4j की जगह 2i + 4j, खत्म। इस वाले फॉर्मूले में 3 की जगह सिर्फ क्या हो जाएगा, ये 2 वाला हुआ तो वहां पे -3 की जगह क्या हो जाएगा -2, एंड आंसर विल बी -6। तो समझने वाली बात ये थी कि वो आर वेक्टर लिखते टाइम आप ध्यान रखोगे, आर वेक्टर इज नथिंग बट जहां पे फोर्स लग रहा है जिस पॉइंट पे, माइनस जहां पे हिंज है। ठीक, और करते हैं। अब प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम करते हैं कुछ, ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए इन चीज़ों में। तो एक देखो 2009 में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इफ टॉर्क वेक्टर इज द एक्सप्रेशन of torque produced by F vector as shown about hinge, then which of the following is true? About hinge नहीं, about origin। r dot tau is greater than 0 and f dot tau is less than 0। अच्छा, यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस हैं, एक तो टॉर्क वेक्टर, एक एफ वेक्टर, और ऑब्वियस सी बात है ये जो r है, ये r वही है पोजीशन वेक्टर दिस r, यानी ये 3 एक्सप्रेशन इस वेक्टर के फॉर्मूले में, तीनों एक्सप्रेशन का अपना अपना मीनिंग है। टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू r क्रॉस f, बस इन्हीं चीजों से रिलेटेड वो आपसे वो वेक्टर पूछ रहा है एक्चुअली में इनडायरेक्टली। तो पहला ऑप्शन उसने ये दे दिया, दूसरा ऑप्शन उसने दे रखा कि r डॉट टाउ इज इक्वल टू 0 एंड f डॉट टाउ इज ऑल्सो इक्वल टू 0।
थर्ड r dot tau is also equal to 0 and f dot tau is not equal to 0. Fourth, r dot tau is not equal to 0 and f dot tau is equal to 0. ये चीज़ है, ठीक। नाम के लिए क्वेश्चन रोटेशन का है, लेकिन इसमें रोटेशन का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है एक्सेप्ट दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं, हमें पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, ये फॉर्मूले से आता है। वेक्टर से हमें पता है कि अगर कोई भी वेक्टर सी वेक्टर जो कि अगर होता है ए क्रॉस बी वेक्टर के, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होके आंसर आता है दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो वेक्टर आएगा राइट हैंड थंब रूल से, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ए वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होती है और बी से भी परपेंडिकुलर होती है। दिस इंप्लाइज दिस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ, ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट आया वो ए के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और बी के साथ भी, यानी जो प्रोडक्ट करने का जो एक्सप्रेशन आया था वो एक्सप्रेशन दोनों इनिशियल एक्सप्रेशन के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, लेकिन इस यहां पे इस ऑप्शन में तो सारे डॉट डॉट गिवन है, तो डॉट डॉट गिवन है और ये भी हमें पता है कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, जैसे ये सी और ए परपेंडिकुलर हैं, तो सी डॉट ए विल बी 0। वाई? क्योंकि सी डॉट ए क्या होगा, सी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, और अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उस कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू 90 जाएगी और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। बाकी कॉन्सेप्ट आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी सी डॉट ए भी 0 होगा और सी बी के साथ भी परपेंडिकुलर है तो सी डॉट बी भी 0 होगा। तो ये वेक्टर के कॉन्सेप्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट से जो डायरेक्शन आएगी वो दोनों के परपेंडिकुलर होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर परपेंडिकुलर होगी तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। अब चलिए लगाते हैं यहां पे। तो यहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क आर के भी परपेंडिकुलर होगा और ये टॉर्क एफ के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी दिस टॉर्क टॉर्क डॉट आर भी 0 होगा एंड टॉर्क डॉट एफ भी 0 होगा। और अगर मैं यहां पे देखूं, टॉर्क डॉट आर भी 0 है एंड टॉर्क डॉट एफ भी 0 है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस एग्जांपल से हमने बेसिकली वेक्टर एनालिसिस सीखा है। वेक्टर एनालिसिस मतलब टॉर्क is nothing but the cross product of force and r, or cross product gives us the direction which is perpendicular to both r and f, and if two vectors are perpendicular then their dot product will be 0. अब ऐसा ही क्वेश्चन आपको कल को अगर चेंज करके वो इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड कल को अगर वो कुछ डिफरेंट पूछ लें, फॉर एग्जांपल टॉर्क की जगह कल को आपसे पूछे कि एंगुलर मोमेंटम एल का फॉर्मूला भी यही होता है, L इज इक्वल टू R क्रॉस P, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। तो जहां जहां फिजिक्स के फॉर्मूलों में क्रॉस प्रोडक्ट आता है वहां वहां ये कॉन्सेप्ट आपका डायरेक्टली एप्लीकेबल है। वही फंडा, बिल्कुल सेम एग्जांपल आ सकता है, बस F और टाउ की जगह यहां पे L और R या L और P हो जाएंगे। और यही नहीं, ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट आपके मैग्नेटिज्म में भी आता है, जहां पे आप फोर्स निकालते हो ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। कैसे होता है वो? इन मैग्नेटिज्म फोर्स इज इक्वल टू Q, फोर्स वेक्टर इज Q V क्रॉस B। अगेन सेम फॉर्मूला कैन बी, सेम क्वेश्चंस, this question can be asked in form of this formula,
बस वहां पे एफ, टॉर्क की जगह एफ रख देंगे और बाकी की जगह वी और बी रख देंगे। तो कॉन्सेप्ट एक ही है लेकिन उसके अलग अलग एप्लीकेशंस आ सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। अच्छा क्वेश्चन था ये। और करते हैं इसमें एक आधो प्रॉब्लम और करते हैं प्रीवियस ईयर की। जैसे एक और क्वेश्चन गिवन था कि देयर इज ए सिलेंडर, इस सिलेंडर पे एक हमने रस्सी लपेटी और रस्सी को नीचे खींच दिया और इस रस्सी में जिस फोर्स लगा रहे हैं उसे बोलते हैं टेंशन। ये गिवन है कि सिलेंडर का एक एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है। तो आपको गिवन है अल्फा दे दिया इसने 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड स्क्वायर और सिलेंडर का मास दे दिया इसने क्या 50 kg और रेडियस कितनी दे दी इसने 0.5 मीटर और पूछा क्या है फाइंड टेंशन। देखो ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर को आपने एक रस्सी से लपेटा और नीचे खींचने लगे। आप नीचे खींचोगे तो नीचे खींचने के कारण इसके अंदर एक इस टेंशन ने क्या प्रोड्यूस किया टर्निंग इफेक्ट, और वो टर्निंग इफेक्ट दिखा इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू दे रखी है 2 रिवोल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर और इसका मास वास दे रखा है मास और रेडियस। आपसे पूछा टी, ठीक। अब ओबियस सी बात है इस वाले फॉर्मूले अगर मुझे लगाना है तो क्या क्लिक करें, जैसे ये अल्फा दे दिया टी पूछा है तो जब भी फोर्स और टर्निंग इफेक्ट को कनेक्ट करना हो तो तुरंत टॉर्क आना चाहिए दिमाग में। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कोई फोर्स की डायरेक्शन अगर मैं देखूं लगा देते हैं सीधा, टॉर्क produced by this tension will be force into perpendicular distance। तो ये T ये हिंज है, इस T को एक्सटेंड किया, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखी तो क्लियरली दिख रही R। लेट अस कॉल इट्स मास एज m एंड रेडियस R, बाद में हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस टेंशन विल बी इक्वल टू हाउ मच फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। T इंटू R की वैल्यू पुट कर देंगे आ जाएगा। अब लेकिन ये तो पहला फॉर्मूला हुआ लेकिन टॉर्क तो पता ही नहीं है, तो टॉर्क को इनडायरेक्टली उसने गिवन दे रखा है एज I इंटू अल्फा। अब पहले इसमें दोनों टर्म लिखना है, पहले तो I लिखना है फिर अल्फा लिखना है। अल्फा इसने दे रखा डायरेक्टली, कितना दे रखा 2, ध्यान से देखना इसकी यूनिट रिवोल्यूशंस। मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी रिवोल्यूशंस आ जाए तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो रिवोल्यूशन से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है। रिवोल्यूशन यानी क्या होता है चक्कर, यानी ये कितना है 2 चक्कर यानी हाउ मेनी रेडियंस, एक चक्कर यानी 2 पाई रेडियन, 2 चक्कर यानी जो भी जितने भी इंटू 2 पाई कर दो, तो 2 यानी दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहली यूनिट ध्यान से देखना इन रोटेशन के इस तरह के क्वेश्चंस में। रिवोल्यूशन लिख देते हैं वो कभी कभी, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आपने सही से नहीं देखा तो अल्फा की जगह मैं लिख दूंगा 4 पाई, ठीक। अब लिखते हैं आई किसके अबाउट लिखना है, आई ओबियसली बात जिसके अबाउट घूम रहा है, सेंटर के अबाउट घूम रहा है। सेंटर, अब ये मैंने आपको बताया था ये सिलेंडर है, यही सेंटर से पास करने वाली एक्सिस। तो सिलेंडर और डिस्क दोनों का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया था क्योंकि दोनों का मास डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल डिस्क की तरह है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, I इज नथिंग बट mr स्क्वायर बाय 2। ये वैल्यू पता होनी चाहिए, कुछ ही वैल्यू है 2-4 ही। तो ये सेकंड। तो टॉर्क के पहले फॉर्मूले से आपने टॉर्क इक्वल टू IL, पहले फॉर्मूले से R इंटू एफ लिखा, R परपेंडिकुलर इंटू एफ, दूसरे फॉर्मूले से आपने I इंटू अल्फा कर दिया। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो आ जाएगा कितना T इंटू R
विल बी इक्वल टू यहाँ से mr² इंटू 2 पाई। तो यहाँ से एक r से r गया, तो t की वैल्यू कितनी आई m। अब रख दो मास की वैल्यू, मास कितना दे रखा है 50 kg, 50 रख दिया, इंटू r कितना दे रखा है ½ मीटर यानी 1/2 कर दिया, इंटू 2 इंटू पाई न्यूटन। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 गया, 50 पाई न्यूटन। ठीक है, तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें आपसे एक ही टॉर्क के दोनों फॉर्मूले का यूज़ है। देखो एग्जाम में जैसे ही आपको इस तरह की कुछ वैल्यू वगैरह गिवन है, ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, एक्सेलरेशन गिवन है, फोर्स पूछा है, तो एक ही चीज़ है दिमाग में आने, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है तो उसके फॉर्मूले, या एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, मतलब वही दो चार कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं डिफरेंट। तो क्वेश्चन पढ़ते घबराने की जरूरत नहीं कि क्या करना है, जो भी गिवन है उसे लिख लो, फिर उससे रिलेट करने की कोशिश करो कि कौन सा फॉर्मूला उसमें लग सकता है।